स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा लास्ट जो हम डिस्कस किया था ना कि रेजिस्टेंस में चेंज कैसे आता है विद चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन रेडियस ऑफ द वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब बात इसमें लिखी हुई है, छोटा सा टॉपिक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस सी से इसको डिनोट करते हैं 1/R। यूनिट क्या होगी इसकी? ओम इनवर्स। इसको आप ऐसे लिख लो ओम इनवर्स, इसको आप महो लिख दो या इसको आप सीमन लिख दो। सीमन अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब आर का जो फॉर्मूला है अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ml, बाकी टर्म ऊपर आएगी बेटा। भाई आर की वैल्यू क्या है सबको पता है कि आर जो होता है वो होता है ml अपॉन NE² A इंटू टाउ बेटा। ये जब यहाँ पुट करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा चेंज। अगला है कंडक्टिविटी, दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी बेटा। इज द बेटा कंडक्टिविटी जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ बेटा। सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। सिग्मा इज द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट्स जो आएंगी वो होंगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स बेटा। वही पीछे वाली बातें हैं कि रो की वैल्यू जो पुट करोगे तो सिग्मा आपके पास आएगा NE² τ/m। बिकॉज L और A तो हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म है, हट जाएंगे तो रेजिस्टिविटी के लिए सिग्मा बचेगा NE² τ/m। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना करंट फ्लो करता है। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इज कॉल्ड करंट डेंसिटी बेटा। करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। सिंबल बेटा इसका J होता है I/A। यूनिट क्या आएंगी करंट के लिए? एम्पियर। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ऊपर आके मीटर इनवर्स स्क्वायर। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो आपका जो कंडक्टर है कोई, इसका एरिया A है। इस एरिया में से नॉर्मली जो करंट जा रहा है ये वाला, ये करंट अपॉन ये एरिया क्या कहलाएगा? करंट डेंसिटी। अब थोड़ा सा इसमें डाउटफुल केस आपके पास ये आता है कि अगर एरिया आपका कुछ अलग से हो बेटा। देखो ये था, ये आपके पास एरिया ऐसे है, इसका जो एरिया वेक्टर है तो इधर काम करेगा। जब आपको फ्लक्स पढ़ाया था तब बताया था एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा। तो ये तो आपके पास हो गया एरिया वेक्टर जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। करंट इसमें यूँ फ्लो करेगा। तो इसका अगर मैं इधर कंपोनेंट करता हूँ अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट तो आएगा A cos θ। क्या है हमारे पास ये A cos θ। तो इस वाले केस में जो J आएगा I/A cos θ। मीन्स एरिया का वो पार्ट जो करंट के साथ हो, पैरेलल टू करंट है बेटा, वो पार्ट हम लेके चलेंगे। तो J इक्वल टू I/A cos θ आएगा। बस एरिया और करंट पे एंगल बनता है तो यहाँ से चाहो तो आप करंट निकाल सकते हो। I आएगा J इंटू A cos θ। बेटा जब भी आपके पास cos θ हटेगा तो बीच डॉट आ जाएगा, तो आपके पास जो I है इक्वल टू J डॉट A। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया। और अगर हमें स्मॉल अमाउंट का एरिया स्मॉल दे रखा है DS, तो करंट टोटल कैसे निकालें? इंटीग्रेशन कर देंगे इसका JDS। ये तो टोटल एरिया गिवन था। या फिर हम कहें कि दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, एरिया भी और करंट डेंसिटी भी। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी वेरिएबल है तो टोटल करंट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेशन कर दो। I इक्वल्स टू J.ds। याद करो फ्लक्स में हमने क्या पढ़ा था? फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया पढ़ा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था तो हमने पढ़ा था फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन था सरफेस का E.ds। ऐसे बेटा आपके पास यहाँ पे I इक्वल टू J.ds इंटीग्रेशन टोटल एरिया। अब हमें अगर वापस हम चले उस जगह पे तो J इक्वल टू I/A होता है बेटा। अब अगर I को हम पुट कर दें NEAVD जो पीछे पढ़ाया आप लोगों को मैंने। I क्या है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन याद करो। I इक्वल्स टू होता है NEAVD। तो यहाँ पुट करो तो A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? NE इंटू VD। अब VD की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे,
जे इक्वल टू एन ई तो है ही आपके पास, इसकी वैल्यू है ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। जो वी डी है बेटा, इसकी जो वैल्यू मैंने पुट की सारी इसकी वैल्यू है ई एम अप इंटू टाउ। अब देखो एन ई स्केयर एम और टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड में लग ले लिया। ऐसा क्यों लगा समझेंगे आप लोग। एन ई स्केयर टाउ बेटा अंदर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर चला गया है। ये जो आपके पास बन गया सिग्मा, थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, कंडक्टिविटी जे इक्वल टू एन ई स्केयर टाउ बाई एम इक्वल टू सिग्मा। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई आपके पास एक नई रिलेशन आ गई है करंट डेंसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। इसका नाम होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बेटा ये छोटी फॉर्म है। रो को सिग्मा को चाहो तो 1/ρ आप लिख सकते हो, तो जे इक्वल टू 1/ρ इंटू ई। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। द टॉपिक नंबर नेक्स्ट, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने कंडक्टर के दोनों एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कितनी उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई, वो जो रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। सिंपल बेटा इसका म्यू होता है, म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई, और इज इक्वल्स टू वी डी की वैल्यू पुट कर लो। जब वी डी की आप वैल्यू पुट कर दो, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, म्यू बचेगा ई इंटू टाउ बाई एम, ई इंटू टाउ बाई एम। ई क्या है, चार्ज यूनिट कूलम होती है, ये क्या है, टाइम यूनिट सेकंड होती है, मास यूनिट किलोग्राम होती है, तो कूलम सेकंड पर केजी इसकी एस आई यूनिट है, किसकी, मोबिलिटी की। इसको आप अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल में, वोल्ट में, न्यूटन में, वो तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि कूलम को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, जूल, वोल्ट क्या होता है, सब बेसिक आप याद ही रखो, मॉडिफिकेशन आप लोग कर सकते हो बाद में इसका। अब बेटे यहाँ से देखें तो ई तो कांस्टेंट है, ये जो चार्ज है फिक्स होता है ये तो। अब दो फैक्टर बच गए, मोबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, और ये बहुत बार बता चुका हूँ इन्वर्सली किसका होता है, टेम्परेचर के। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इन्वर्सली हो गया। मोबिलिटी इन्वर्सली मास के है। मैंने यहाँ पे मास का रोल क्यों लिया, क्योंकि जो मोशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे बेटा। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है या फिर आपके पास कोई गैस है उसमें आयंस मूव करेंगे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज मूव करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है एम ई और एम पी। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, इसलिए मोबिलिटी उल्टी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा है, प्रोटॉन्स की मोबिलिटी कम है। अच्छा एक बात ध्यान रखें कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उन पे चार्ज का डिफरेंस आ गया, लेकिन जो मोबिलिटी की वैल्यू है दोनों के लिए पॉजिटिव होती है। ये मैंने बात नोट लिख भी दी है, नोट द मोबिलिटी इज़ पॉजिटिव फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। दोनों के लिए मोबिलिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चार्ज नेगेटिव होता है उसके बावजूद भी। अब आता है हमारे पास ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। आई थिंक नाम से ही क्लियर हो गया होगा ओमिक कंडक्टर क्या हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। नॉन ओमिक जो कंडक्टर हैं वो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस में भी काउंट होते हैं कि दीज आर द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओमिक कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, लगभग जितनी भी मेटल्स हैं, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी ओम्स लॉ को ओबे करते हैं मोस्टली, इसलिए उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को बेटा ओबे नहीं कर रहे, जैसे सेमीकंडक्टर हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स होगी, थर्मिस्टर्स हो गए, सुपर कंडक्टर्स हो गए। तो ये जो डिवाइस होते हैं ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसलिए हम इनको बोलते। इनमें जो वोल्टेज है और करंट है वो डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहे हैं, उसका वेरिएशन कुछ और आता है। हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे तब वो बताएंगे कि क्या वेरिएशन आ रहा है। ओमिक में जो आपके पास वी और आई है वो डायरेक्टली वेरी करते हैं फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट करने के बाद। अब बेटा ओमिक और नॉन ओमिक, अब इनका ग्राफ बनाएं अगर हम कि भाई वोल्टेज और करंट में दोनों के लिए ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आपके पास कैसा आएगा, किस शेप का आएगा, हम अब डिस्कस करेंगे ग्राफ कि ग्राफ कैसा आएगा। अगला टॉपिक आता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक कंडक्टर। वोल्टेज और करंट का ग्राफ, इसका मतलब होता है ग्राफ बनाना। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक कंडक्टर। देखो जो कंडक्टर्स ओमिक होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं,
हमने पढ़ा है कि v प्रोपोर्शनल टू i होता है उस केस में, और v इक्वल टू बेटा आर आई होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे तो हमें वोल्टेज लेना है, x एक्सिस पे करंट लेना है, तो y तो v तो y का काम करेगा और i x का बेटा। इस टर्म में कुछ आगे है नहीं तो c क्या हो गया 0, इंटरसेप्ट इसका कहाँ गया 0 पे, मीन्स ओरिजिन पे आ गया। और m है स्लोप, जो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाए उसकी जो स्लोप है वो बेटा इक्वल टू है रेजिस्टेंस के। तो जब भी आप वी आई ग्राफ बनाओगे उसकी स्लोप जो है दैट विल गिव अस द रेजिस्टेंस। भाई m इक्वल्स टू आर या c इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी ओरिजिन से ग्राफ की होगी। तो ये आपका ग्राफ बन गया, इधर वोल्टेज इधर करंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन थी तो मैंने सीधा बना दिया गया। इस ग्राफ की स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, प्लस उन्होंने बहुत सिखाया होगा आप लोगों को ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसकी स्लोप बनाओ, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप बनाओ। तो बेटा ऐसे ही मैंने तब भी बताया था कि जो भी आप ग्राफ पढ़ोगे स्लोप और एरिया दो चीज़ें ग्राफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसकी जो स्लोप है v अपॉन आई इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस बेटा हो जाएगा, स्लोप को टेन थीटा से लिखते हैं, जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसकी स्लोप ज़्यादा बेटा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ज़्यादा। मीन्स अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो टेन थीटा वैल्यू बढ़ेगी, इट मीन्स थीटा बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ेगी आपकी। इस थीटा को बढ़ाओ, फिलहाल ये यहाँ पे है, इसको जितना आप ऊपर लेके जाओगे स्लोप बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी इट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, इट मीन्स आर ज़्यादा होगा। इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन बाद में करने वाले हैं। तो ये आपके पास वी ग्राफ है फॉर 2 वायर्स ए एंड बी, दो कोई भी आपके पास ओमी कंडक्टर हैं ए और बी, उनका आपके पास ग्राफ हो गया। एक रेजिस्टेंस R1 एक रेजिस्टेंस R2 है। कहता है कि बताओ R1 और R2 में ज़्यादा कौन सा है कम कौन सा है। अब बिल्कुल आसान सी बात यहाँ पढ़ा दिया आप लोगों को। ग्राफ कौन सा है VI, स्लोप देख लो। अब एंगल ज़्यादा किसका है B वाले का, इट मीन्स इसकी स्लोप इससे ज़्यादा हुई, स्लोप ऑफ B इज़ मोर देन स्लोप ऑफ A। ऐसा क्या कैसे देखा हमने कि एंगल ज़्यादा है, θ2 इज़ मोर θ1, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो R2 इज़ मोर देन R1। कई बार ये क्वेश्चन टेम्परेचर की फॉर्म में जाता है, वो कैसे आता है वो इस टाइप से देखो आगे। तो VI आपके पास ग्राफ दे दिया, θ1 θ2 एंगल दे दिए। अब यहाँ पे T1 T2 लिखा है कि बताओ कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है कौन सा कम है, टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा है और कम कौन सा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे भाई, टेम्परेचर जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है, तब वहाँ पढ़ाया गया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। इट मीन्स जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा। ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, जिसका एंगल ज़्यादा होगा। अब इसके लिए एंगल θ1 θ2, तो ये वाला एंगल बड़ा है ये एंगल छोटा है, इट मीन्स जिसका एंगल बड़ा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। θ1 इज़ मोर देन θ2, इसलिए R1 इज़ मोर देन R2 और इसलिए T1 इज़ मोर देन T2। स्लोप देखनी बेटा आप लोगों को, स्लोप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस में क्या चीज़ें हमारे पास चेंज हो रही है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है। अब कई बार कन्फ्यूज़न एग्जाम में ये होता है कि यही क्वेश्चन है, उसने ग्राफ दे दिया IV ग्राफ दे दिया, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, y एक्सिस पे तो I ले रखा है और x पे V ले रखा है, उससे उल्टा कर दिया इन्होंने। तो V इक्वल टू RI होता है और हम अगर IV की बात करें तो I इक्वल्स टू V अपॉन R बेटा। अब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब बेटा y के तो क्या I यूज़ करेंगे, x की जगह पे v है तो m क्या बच गया 1/r। ध्यान दो बेटा यहाँ r डिवाइड है ना, तो m इज इक्वल टू 1/r, c अगेन 0। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू 1/r कंडक्टेंस और इंटरसेप्ट बेटा क्या हो गया 0। तो अगर IV ग्राफ है, ध्यान रखें अगर ग्राफ VI है तो स्लोप रेजिस्टेंस बराबर होती है, और ग्राफ अगर IV है तो स्लोप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। इसमें उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली वेरी का, जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना एंगल ज़्यादा उतना ही रेजिस्टेंस बेटा कम। देखो IV ग्राफ हो गया θ2 और θ1, कहता है ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सा हुआ, तो जिसका एंगल कम है θ2 कम है,
तो θ1 इज़ मोर देन θ2, इसलिए R1 इज़ लेस देन R2। देखो उल्टा हो गया। ऐसा ही टेम्परेचर में आ जाएगा भाई, टेम्परेचर रेजिस्टेंस डायरेक्टली वेरी करते हैं, तो रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर भी कम। ये अगला ग्राफ देख लो, θ1 इज़ मोर देन θ2, R1 बेटा कम तो T1 भी कम हो जाए किससे, T2 से। थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपके पास उस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ग्राफ देंगे या तो IV या VI। अभी तो हम सारे पढ़ रहे हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है। जब ये ग्राफ वापस नीचे आएगा तो स्लोप नेगेटिव भी हो जानी है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि स्लोप नेगेटिव कब होगी। फिलहाल मैंने 2 केस पढ़ाए हैं ओमिक कंडक्टर के लिए ही, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, उसकी स्लोप या तो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ग्राफ अगर IV है तो स्लोप इज इक्वल टू कंडक्टेंस, और यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब आज इतना ही काफ़ी है। कल जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नॉन ओमिक के लिए। नॉन ओमिक जो होता है हम उसको लिमिटेशंस भी बोलते हैं कि ओम्स लॉ की ये कमियां हैं। ओके, थैंक यू।